वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत 1956 के एक वाकया से होती है जो 1952 में पेश आने वाले एक खौफनाक वाकये के 4 साल बाद का सीन है। हम एक चर्च का मंजर देखते हैं जहां एक लड़का जैक बाकायदगी से आया करता था। वो वहां के फादर की हेल्प किया करता था। वो फादर यहाँ किसी खास मकसद के तहत मौजूद थे। जैक वाइन नीचे रखने लगते हैं तो उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो देखने जाते हैं तो एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जैक फौरन फादर को बुलाने दौड़ता है। जब दोनों मिलकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि होली वाटर जोर जोर से बॉयल हो रहा है और हवा में उड़ने लगता है। इसी दौरान एक साये की शक्ल जाहिर होती है। यह साया दरअसल नन यानी शैतानी राहबा वालक थी जो फादर को हवा में उड़ाकर जिंदा जला देती है। अब यहाँ आप सोच सकती हैं कि ये वालक यूं ही बस सबको मार रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक मकसद छुपा था। इसी दौरान चर्च की ऊपर वाली मंजिल पर हम दोबारा वालक को देखते हैं और नीचे एक आदमी अपने बैग के साथ चर्च से बाहर जाता दिखाई देता है। मतलब ये आदमी और वालक आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। अब सीन सिस्टर आयरन की तरफ शिफ्ट होता है जो अब एक और चर्च में रह रही होती हैं। पिछली फिल्म के वाकयात के बाद 4 साल का वक्त गुजर चुका है। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि सिस्टर आयरन ने आखिरी फिल्म में वालक से लड़ाई की थी। सब यही समझते हैं कि वो राहबा या तो कहीं गायब होगी या पागल हो गई थी। सिस्टर आयरन अब अपनी आम जिंदगी गुजार रही हैं और खुदा की इबादत में लगी हुई हैं। इस चर्च में हमें एक नई लड़की डेबरा दिखाई देती है जिसे नन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो आयरन को बताती है कि उसके डैड ने उसे यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि उसके भाई मुल्क की खिदमत में चले गए हैं, तो डैड ने चाहा कि बेटी खुदा की खिदमत करे। सिस्टर आयरन उसे अपने बारे में बताती है कि उसके डैड को वो पसंद नहीं थी, ना ही उसकी मॉम को वो पसंद करते थे। उसे अपने मॉम के कुछ झलकियां ही याद हैं। फ्लैशबैक में हमें उसकी मॉम की तस्वीर भी दिखाई जाती है। वजह यही बताई जाती है कि उनका कारोबार या तलकात झूठे लगते हैं। चर्च में पिछली फिल्म के खौफनाक वाक़े की बातें हो रही होती हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता कि वो नन खुद सिस्टर आयरन थी। वो खुद भी इन चीजों से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि अगरचे वो इवल को शिकस्त देने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके अंदर का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर कहानी का सीन फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पिछली फिल्म का कैरेक्टर फ्रेंची या मारेस अब काम कर रहा होता है। ये स्कूल मैडम लारेन चलाती हैं जो काफी सख्त मिजाज और गुस्से वाली होती हैं। वजह ये होती है कि उनका बेटा इसी स्कूल में मारा गया था, जिसकी वजह से वहाँ जानवरों का दाखिला बंद था। इसी स्कूल में एक मासूम सी लड़की सोफी भी पढ़ती है जिसकी मॉम भी वही काम करती हैं। फ्रेंची और सोफी के दरमियान एक गहरी दोस्ती है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन यहाँ कुछ दूसरी लड़कियाँ फ्रेंची को तंग करती रहती हैं। जब फ्रेंची सोफी की हेल्प करता है तो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और फ्रेंची को उसका बॉयफ्रेंड कहती हैं। लेकिन हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि फ्रेंची के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके अंदर वालिक यानी वही शैतानी नन मौजूद थी। अगले मंत्र में हम एक और लड़की को देखते हैं जो स्कूल में कोई सामान डिलीवर करने आती है। उसे वहाँ अजीब चीजें नजर आती हैं। असल में स्कूल की लड़कियों ने मैडम के कमरे में जानबूझकर कॉकरोच छोड़ दिए थे, जिसे साफ करवाने के लिए ये लड़की बुलवाई गई थी। लेकिन जैसे ही वो काम कर रही होती है, फ्रेंची के अंदर से नन जाहिर होकर उसे मार डालती है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि फिल्म की शुरुआत में जो आदमी बैग लेकर चर्च से निकला था और जिसने फादर को जिंदा जलाकर मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही फ्रेंची था जिसके अंदर शैतान वालिक दाखिल हो चुकी थी। नन फर्स्ट मूवी में जब आयरन ने नन को जीसस के ब्लड से मारा था तो मरने से पहले उसने अपना कंटेंट मोरिस के अंदर डाल दिया था। इस वजह से नन अब भी जिंदा थी और मोरिस को वो अपने मकसद के लिए यूज कर रही है। ये सब वालिक नन बगैर मकसद के नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे बहुत मजबूत वजूहात थी जो आपको आगे जाकर मालूम हो जाएंगी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन को फ्रेंची के ख्वाब आने लगते हैं जिसमें वो हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वालिक दोबारा उसके सामने जाहिर होती है क्योंकि वो अब भी इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद सिस्टर आयरन काफी परेशान रहने लगती हैं। फिर सीन दोबारा बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है जहाँ वही लड़कियां सोफी को तंग करके एक खाली पुरानी सी जगह पर ले जाती हैं। सूरज की किरणें एक खास एंगल पर कांच से टकराती हैं। ऐसा वक्त आता है जब अगर नजरें फेर ली वो भी तुम्हें देखेगा, तो वो शैतान भयानक बकरे का रूप लेकर मारने आ जाता है। और अब वो उसे घूरने लगती है, मगर बाकी लड़कियां उसे अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ हलचल शुरू हो जाती है। पुरस्कार और खौफनाक चीजें रुनुमा होने लगती हैं। वही वालक नन वहाँ आ जाती है और उसे हांट करने लगती है, जिससे घबराकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी वक्त मोरिस गार उसे पकड़ लेता है और अब तक किट भी वहाँ पहुँच चुकी होती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। अब मंजर वापस सिस्टर आयरन की तरफ आ जाता है।
जैसे रिवरेंड बुलाते हैं। वो बताते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर पादरियों और नन्स की अमवात हो रही हैं। हाल ही में फ्रांस के एक चर्च में एक पादरी को जिंदा जलाकर मार दिया गया और ये सब डीमन वालिक नन की वजह से हो रहा है, जो ना तो मरा है और ना खत्म हुआ, वो दोबारा वापस आ चुका है। सिस्टर आयरन पहले भी एक बार उसे हरा चुकी है, इसलिए अब दोबारा उसी को ये केस इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन सिस्टर आयरन ये सुनकर इनकार कर देती है। उसका कहना था कि उस वक्त उसके साथ फादर बर्ग भी थे, जो बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए। मगर रिवरेंड उसे बताता है कि फादर बर्ग का इंतकाल हैजा से हो चुका है, अब ये काम सिस्टर आयरन को ही करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं, इंसानियत और दुनिया का मामला है। ये सुनकर सिस्टर आयरन अपने खौफ पर काबू पाती है और बिलाखिर ये मिशन कबूल कर लेती है। रेवरेंड का मानना था कि ये अमवात कोई इत्तफाकिया नहीं, बल्कि इन सब का तलक रोमानिया से है। लेकिन इस छोटे बच्चे बालिक का यहाँ आना हैरान कुन है और उसका जवाब सिर्फ सिस्टर आयरन ही ढूंढ सकती है। फ्रांस के उस चर्च के लिए रवाना होती है जहाँ फादर को जलाया गया था, लेकिन इस सफर में उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन में चढ़ जाती है। आयरन उसे समझाती है कि ये सही नहीं होगा, अगर पता चला तो उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाती है। वो बताती है कि उसकी मॉम भी जलाकर मार दी गई थी और वो उसे ही अपना खुदा मानती थी। तब से उसका ईमान टूट चुका है, उसे कोई मौजज़ा दिखाई नहीं दिया और वो अब नहीं मानती कि किसी वाइन को छूकर दुआएं मांगने से वो हजरत ईसा का खून बन सकती है। रिलीजन पर से उसका एतमाद उड़ चुका था। इस पर आयरन उसे ईमान की अहमियत समझाती है कि ईमान से बड़ी कोई चीज नहीं और इसी ईमान से बड़े बड़े मौजज़ात रुनमा होते हैं, जिन्हें उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। और शायद डेब्रा यहाँ किसी मौजज़े की तलाश में ही आई है। इसी दौरान हमें डेब्रा की मॉम की सच्ची कहानी भी मालूम होती है। वो कहती है कि उसने अपनी मॉम के बारे में झूठ बोला था। उसे याद है कि उसकी मॉम खुदा में बहुत बिलीव रखती थी और खुदा की तरफ से उसे रूहानी मदद भी मिली थी, लेकिन उसके डैड उसे पागल समझते थे और उसे हमेशा के लिए पागल खाने में भिजवा दिया। उस दिन के बाद से डेब्रा ने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा। अब दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हैं। चर्च के अंदर आते ही आयरन को जैक की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। जैक उसे एक क्रॉस भी देता है, जिससे आयरन मजीद तहकीकात शुरू करती है और उसे बार बार नन की हॉन्टिंग्स नजर आने लगती हैं। तभी उसे खेलते हुए जैक मिलता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं बताता, बस इतना कहता है कि उसने साई को देखा था, यानी बालक को। और तभी सिस्टर आयरन को नन हांट करती है। किताबें खुद ब खुद पलटने लगती हैं और एक भयानक चेहरा उभर आता है। इस मंजर में आयरन का गला दबा देती है और आयरन एक ऐसी नन को देखती है जिसकी आंखें बाहर निकली होती हैं। ये देखकर सिस्टर आयरन बेहोश हो जाती है और डेब्रा उसे संभालती है। फिर हमें स्कूल के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ मोरी बार बार बालक के जरिए हांट हो रहा होता है और हर तरफ हांटिंग्स का माहौल है और सोफी बहुत डर जाती है। तभी सिस्टर आयरन हॉस्पिटल में आंखें खोलती है और उसे याद आता है कि आखिरी वक्त में मोरिस गर ने उसका साथ दिया था। अब वो हर जगह घूम रही थी और लोगों की जान ले रही थी। जैसे कि शुरू में बताया गया था कि मूवी की शुरुआत एक शख्स से हुई थी जिसके अंदर नन नामी गोश्त इंट्रो गई थी, यानी सब कुछ वही करवा रहा था। फिर बताया जाता है कि जैक उससे मिलने आया था और जाते हुए उसे एक होली क्रॉस देकर गया। जी हाँ, वही निशान जो सिस्टर आयरन ने अपने ख्वाब यानी डरावने ख्वाब में भी देखा था। ये निशान उन लोगों के क्रॉस पर भी मौजूद था जो कुछ खास कर रहे थे, यानी एक बहुत खास अलामत थी। अब इस सिंबल के बारे में मजीद जानने के लिए वो दोनों कैथोलिक आर्काइव्स में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये एक खानदानी निशान है जो सेंट लुइस खानदान से है। उसने अपने ख्यालों में सेंट लुइस आंखें निकालते हुए देखा था, जो एक ताकतवर मुकद्दस शख्सियत थी। ये कदीम कहानी भी हो सकती है और इन चीजों को अभी छुपा कर रखा गया है। फिर सिस्टर आयरन कहती है कि ये सब लोग सेंट लुइस की नस्ल से हैं और जैसे कि पहले बताया गया था, वेलिक वो शैतानी रूह उन सबको मारने के पीछे खास मकसद रखता है। वो उनकी आंखें चाहता है ताकि वो अपनी ताकतें वापस हासिल कर सके। सेंट लूसी के बच जाने वाले खानदान वाले पूरी दुनिया में फैल गए और एक राज की प्रोटेक्शन करने लगे। वो राज था सेंट लूसी की आंखें। लाइब्रेरी यहाँ बताता है कि वो वेलिक का भी एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे खुदा ने जन्नत से निकाल दिया और उससे उसकी ताकतें छीन ली थी। अब वो दोबारा ताकत हासिल करने के लिए सेंट लूसी की आंखें जाता है। अगर इस शैतान को वो आंखें मिल गईं तो वो ताकतवर बन जाएगा, लेकिन अगर वही आंखें तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनकी मदद से उस शैतान को रोक सकती हो, वापस जहन्नम भेज सकती हो। आज की रात तुम्हें उसे डट कर मुकाबला करना होगा। अब उन्हें पता था कि आंखें इस वक्त कहाँ होंगी। लाइब्रेरियन बताता है कि शायद मुझे अंदाजा है कि वो कहाँ है। उसे सेंट लूसी के एक वंशज ने एक इबादत गाह में छुपाया था जो बाद में वाइन फैक्ट्री बनी और फिर एक बोर्डिंग स्कूल है। अब एर्नी और डेबोरा फौरन गाड़ी लेकर वहां के लिए रवाना होते हैं। इसी दौरान हम बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है, मोरिस को बेहोश हालत में गेट के पास पाती है। वो उससे होश में लाती है और
और सोने के लिए भेज देती है। मोरिस बस यही कहता है कि उसे याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसे कहीं से कुछ आवाजें आती हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है जहाँ उसके मरे हुए बेटे सेड्रिक की रूह उसे शिकार करती है। अगली सुबह केट वहाँ पहुंचती है तो प्रिंसिपल की लाश मिलती है जिसे फौरन हटाया जाता है। उसी शाम हम देखते हैं कि ये तीनों डांस कर रहे होते हैं। तभी मोरिस की हालत अचानक खराब हो जाती है और उसके जिस्म पर खास तौर पर पीठ के नीचे एक उल्टा क्रॉस का निशान बहुत खौफनाक अंदाज में जाहिर होता है, जो जाहिर करता है कि वो मुकम्मल तौर पर पोजेस्ड हो चुका है। फिर आयरन और डिबोरा वहां पहुंचती हैं और मोरिस से कहती हैं कि सोफी और किट को वहां से दूर ले जाओ, क्योंकि आयरन को पता होता है कि मोरिस के अंदर वेलेक है। तभी वेलेक मोरिस के जिस्म से जाहिर होती है और चैपल की तरफ रवाना हो जाता है। आयरन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जोर से धक्का देकर जख्मी कर देता है और फिर डेबोरा उसे संभालने की कोशिश करती है। जब मोरिस को रोका जाता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। तभी सिस्टर आयरन मुकद्दस आयात पढ़ना शुरू कर देती हैं और इन वर्सेस के असर से मोरिस के अंदर छुपा हुआ शैतान कुछ कमजोर होने लगता है। डेबरा पीछे से एक चीज लेकर मोरिस पर वार करती है जिसके बायस वो बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे बांधकर एक जगह महफूज रखते हैं ताकि वो वहां से फरार ना हो जाए। फिर सब लोग रिलक यानी वो मुकद्दस आंखें तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं। सोफी उन्हें खिड़की के पास ले जाती है और समझाती है कि यहाँ एक खास मैकेनिज्म मौजूद है जो सेंट लुइस के खानदान ने बनाया था। जब भी कोई उनसे जुड़ा हुआ शख्स यहाँ आएगा ये आंखें उसके सामने जाहिर होंगी। वो बताती है कि जब सूरज की रोशनी इस मखसूस जगह पर पड़ती है तो वो आंखें चमकने लगती हैं। डेबरा टॉर्च की रोशनी मारती है तो एक सुर्ख रंग की किरण सीधा रास्ता दिखाती है कि आंखें कहाँ छुपी हैं। रिलिक जैसे ही मिलता है मोरिस भी होश में आ जाता है और उसी वक्त विंडो से वो शैतानी वजूद गायब हो जाता है, जिससे सोफी बहुत डर जाती है। इधर हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिन पर वो गोड मॉन्स्टर बनकर उन बच्चों का पीछा करने लगा। अब डेबरा वहां पहुंचती है और बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। वो शैतानी मखलूक उनके पीछे पड़ी हुई थी। सब लोग भागकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां स्कूल के प्रिंसिपल का भूत उन्हें डराता है। ये वही लोग थे जो सोफी का मजाक उड़ाया करते थे। फिर सिस्टर आयरन नजर आती है। तभी मोरिस अटैक करता है और रिले को हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन सोफी कर भाग जाती है। मोरिस उसके पीछे दौड़ता है। सोफी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है। मोरिस पीछे पीछे होता है और बिल्डिंग टूटने लगती है। इसकी वजह ये होती है कि सोफी के हाथ में मौजूद रिलिक एक्टिवेट हो जाता है। इसमें से एक येलो लाइट निकलती है जो बहुत तेज थी। इस पावर से बिल्डिंग लरजने लगती है। मोरिस सोफी को पकड़ने ही वाला होता है कि सिस्टर आयरन पहुंच जाती है और रिले को उसके सामने रख देती है। इससे इतनी खतरनाक रोशनी निकलती है कि मोरिस तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया हो। सोफी और सिस्टर आयरन बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं, लेकिन ये सब एक चाल होती है। वो शैतान अभी मरा नहीं था। वो रिले को दोबारा पकड़ लेता है और पूरी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बच्ची जो सोफी को तंग करती थी उसके जिस्म में वो शैतान अपने नाखून घुसा देता है। अब वो इतना ताकतवर हो चुका होता है कि सिस्टर आयरन को उठाकर जला देता है, जैसे उसने किसी वक्त एक पादरी को जलाया था। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है और साथ ही हमें लॉरेन वॉन की एक झलक भी दिखाई देती है। अब हमें समझ आता है कि सिस्टर आयरन, उसकी मॉम और लॉरेन वॉन सबका तलक एक ही नस्ल यानी सेंट लुइस के खानदान से है, जिसका मतलब ये है कि सिस्टर आयरन के अंदर भी कुदरती तौर पर ताकत मौजूद है। लिहाजा उसे अब किसी रेलक की जरूरत नहीं, उसकी अपनी आंखें और ईमान ही काफी हैं। क्योंकि ये पुरानी वाइन फैक्ट्री थी तो वहाँ वाइन के ड्रम लीक हो जाते हैं और हर तरफ वाइन बहने लगती है। नन शैतान आयरन और डेबरा दोनों पर अटैक कर रहा था। इधर मोरिस नन के वश में सोफी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ नन अपनी पावर से सोफी को सिस्टर आयरन और डेबरा से रुकावटें खड़ी करके दूर कर देती है ताकि मोरिस उसे पकड़ सके। मोरिस उसे मारने वाला होता है कि सिस्टर आयरन डेबरा को प्रार्थना का कहती है। डेबरा जो कि अब बदल चुकी थी, वो मिरेकल्स पर बिलीव करने लगी थी, इसलिए वो आयरन के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगती है। दोनों ने पक्के बिलीव के साथ दुआ मांगी कि ये वाइन जीसस का ब्लड बन जाए और नन को मार दे। एक सेकंड के लिए जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर वाइन के ड्रम फटे और अंदर से वाइन ब्लड बनकर जोर से निकला और नन शैतान को उसमें जला दिया। मोरिस बेहोश होकर गिर पड़ा और जो मॉन्स्टर गोड बच्चों का पीछा कर रहा था वो भी वापस अपने फोटो में आ गया। इतने में मोरिस को होश आता है और आयरन को कहता है कि सिस्टर, आपने एक बार फिर मुझे बचा लिया। मोरिस जब आयरन के साथ बाहर आता है तो सोफी और उसकी मॉम भी उसके पास आती हैं। मोरिस उनसे सॉरी करता है लेकिन वो जानते थे कि वो मोरिस नहीं था। वो सब हाथ पकड़े घर जाने लगते हैं, लेकिन सिस्टर आयरन अब भी परेशान दिख रही थी। शायद अभी भी कुछ गड़बड़ थी जो सिर्फ उन्हें पता था। फिर लास्ट सीन में हम लॉरेन वॉन और एड वॉन को देखते हैं। उन्हें फादर बर्डन का फोन आता है जो कि घबराए हुए लग रहे थे। दोस्तों, ये शैतान जो नन के रूप में जमीन पर आया हुआ है इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। नन पार्ट 3 जल्दी आएगा।